नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CTET के टॉपिक सेकंड के बारे में, जिसका नाम है बालकों के विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक क्विक रिवीजन चल रहा है, तो आपका एक टॉपिक पूरी एक वीडियो में कवर कर दिया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में, उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंट्रो को, जानते हैं आखिर क्या है इस टॉपिक में। किसी बालक के जो भी परिवर्तन होता है किसी बालक के अंदर, किसी बालक में टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ जो भी गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उसको ही हम बाल विकास कहते हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के विकास कुछ सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं और इन सिद्धांतों को ही बाल विकास के सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जिन सिद्धांतों से बालक के शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार के विकास के बारे में पता चलता है, उन सिद्धांतों को हम बाल विकास के सिद्धांत कहते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है और आवश्यक है। बाल विकास के सिद्धांत की बात करें तो हम जानेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो उसका पहले आता है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत, और आपका लास्ट आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत में, जानेंगे निरंतरता का सिद्धांत है क्या। निरंतर यानी कंटिन्यू, तो विकास क्या है? हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि बालकों का विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपका विकास होता है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। नेक्स्ट है आपका वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया है कि बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वह अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक समान और कोई बालक पिछड़ा या मंद हो जाता है। यानी ये जो अंतर होता है, इसी अंतर के कारण या इस सिद्धांत के कारण, या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है, यानी कि जो लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बालकों में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसी के कारण बालकों में जो विकास की गति होती है वो भी अलग अलग होती है। इसी वजह से कोई बालक जो है वो मेधावी हो जाता है, कोई एवरेज रह जाता है और कोई डल स्टूडेंट होता है। फिर अगला है आपका विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की जो गति होती है वो हमेशा एक जैसी ना होकर अलग अलग होती है। यानी हमेशा गति क्या है, एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर उसमें एकरूपता के दर्शन होते हैं। इसी क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसी विशेषताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक, यानी कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कई सारे लोगों को एक ही तरह की जगह पर रखा जाता है, एक ही जाति विशेष में रखा जाता है, या एक ही जगह, एक ही वातावरण में रखा जाता है, तो उनका विकास क्या है, एक तरीके से होता है। ये है विकास की एकरूपता का सिद्धांत, यानी कि सबका विकास एक जैसा होना। फिर अगला है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना। विकास के जो सभी आयाम होते हैं, जैसे आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
फिर आता है आपका नेक्स्ट एकीकरण का सिद्धांत। विकास की जो प्रक्रिया होती है एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर जो अंग होता है उसके भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, ये है आपका एकीकरण का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को अगर कर लेते हैं या एक चीज़ में विकास हो जाता है तो उसे ही विकास मान लिया जाता है। इसमें क्या होता है, संपूर्णता रहती है। एकीकरण यानी कि पूरा होना, ठीक, एक होना। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रिया तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना इस सिद्धांत का एक मुख्य विशेषता है। फिर आता है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बताता है कि जो विकास है वो एक नियत दिशा में होता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि विकास किसी भी ओर हो जाए, विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। यह व्यक्ति के वंशानुगत और वातावरण इन कारकों से प्रभावित होता है। ठीक, अब बात हम करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो सबसे पहला कारक आता है वंशानुक्रम, उसके बाद आपका शारीरिक कारक, यानी कि जो बच्चा विकास कर रहा होता है उसके विकास में या तो कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो पहला कारक यहाँ पर आपका है वंशानुगत कारक, यानी कि उसके वंशानुक्रम में जो जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से उसका विकास जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है और मंद गति से भी हो सकता है। फिर दूसरा है शारीरिक कारक, तीसरा है उसकी बुद्धि, चौथा है संवेगात्मक कारक और पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ये सारे कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अब जानेंगे कि ये बाल विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहला आता है वंशानुगत कारक। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, इन सब का निर्धारण उसके आनुवंशिक गुणों के कारण ही होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे माता पिता की कद काठी होती है, उनका शारीरिक गठन होता है, उनकी ऊंचाई होती है, रंग रूप आकार उनका जैसा होता है, अधिकतर बच्चे भी उनके उसी तरीके के होते हैं। तो उनका जो शारीरिक बनावट है, जो उनके शारीरिक रूप रंग है, वो क्या होता है, उनको वंशानुक्रम से मिलता है। तो ये विकास उनका वंशानुगत कारक के अंतर्गत आ जाता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक के अंतर्गत क्या होता है कि जो बालक जन्म से दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार या अन्य किसी भी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में जो सामान्य और स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका विकास अधिक होना स्वाभाविक होता है। ठीक, यानी कि शारीरिक कारक जो उनके होते हैं, अगर बच्चे को किसी भी तरीके से शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि वो प्रॉपर जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है संपूर्ण विकास के लिए। ये एक स्वाभाविक सी बात है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण शरीर को क्षति भी पहुँचती है और इस क्षति के कारण बालक के विकास पर प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है, उल्टा असर होता है। बालक का विकास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि। बुद्धि को अधिगम या सीखने की योग्यता माना जाता है, समायोजन की योग्यता और निर्णय लेने की योग्यता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम कहते हैं, आपने बुद्धि की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी। अगर आप बुद्धि से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर बुद्धि से रिलेटेड सारे वीडियोस देख सकते हैं। फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और वहाँ पर कई सारे ट्रिक्स भी दिए गए हैं बुद्धि से रिलेटेड परिभाषाओं को याद करने के। तो उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो बुद्धि को अधिगम
या सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता और निर्णय लेने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किस तरीके से समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने स्कूल में, अपने परिवार में कैसे अपने को ढाल रहा है, कैसे अपने को एडजस्ट कर रहा है, ये उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 ये होता है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक रूप से जो असंतुलित बालक होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या अगर वो किसी अन्य गंभीर कार्य पे ध्यान देते हैं तो उस पे भी वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से उनका मानसिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसका भी बच्चे के विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आर्थिक स्थिति बच्चे की सही नहीं होती है तो वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, ट्यूशन्स नहीं ले पाता है, या माता पिता अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसको कहीं बाहर नहीं भेज पाते हैं पढ़ाई के लिए, जबकि उसमें काफ़ी प्रतिभा होती है। तो इसी तरीके के बच्चों के लिए हमारी सरकार भी कई योजनाएं चलाती हैं और भी कई हमारे NGOs चल रहे हैं जो इसके लिए बच्चों की हेल्प करते हैं। स्कॉलरशिप प्रणाली जो है वो भी इसीलिए चलाई गई है कि अगर किसी बच्चे में वो क्वालिटी है कि वो किसी अचीवमेंट को लेना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सिर्फ पैसे की कमी की वजह से ऐसा ना हो कि वो अपना लक्ष्य ना हासिल कर पाए। तो ये बहुत सारे हेल्प जो है वो बच्चों की जाती है, लेकिन इस चीज़ का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, उसके विकास के ऊपर पड़ता है। जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं उनके विकास के अधिक और अनुकूल अवसर उनको नहीं मिल पाते हैं। अब हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का आखिर शैक्षिक महत्व क्या है। इन सिद्धांतों का शिक्षा में, आपके एजुकेशन में क्या महत्व है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, उनकी रुचियों, उनकी क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। बाल विकास के सिद्धांतों से शिक्षकों को ये पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति तथा मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है। ये चीज़ें टीचर्स को कैसे पता चलती हैं? विकास के सिद्धांतों के माध्यम से ही पता चलती हैं। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है। तो दोनों को मिलाकर बालक की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी है, कोई एक नहीं है। यानी कि दोनों ही चीज़ें बालक के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मान सकते। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, इनके अनुसार उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जा सकता है और समय सारणी के निर्माण में भी सहायता मिलती है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो जब संज्ञानात्मक विकास की बात आ रही है तो संज्ञानात्मक विकास हमेशा आपका कहाँ जाएगा? विद्यालय और कक्षा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट है आपका, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाए? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, या फिर ये एक वैयक्तिक असफलता है? तो देखिए, जब एक विद्यार्थी कोई असफल होता है तो हम पद्धति को या शिक्षक को या पाठ्य पुस्तकों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते, क्योंकि सिर्फ एक विद्यार्थी असफल हुआ है। ये चीज़ें तब मानी जाएंगी जब आपकी पूरी क्लास असफल हो, तब। लेकिन जब एक विद्यार्थी है तो इसका मतलब है कि ये उसकी वैयक्तिक असफलता है, इंडिविजुअली
उसको कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा यह एक वैयक्तिक असफलता है। उसके बाद है विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू हो जाता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो हमें पता है कि विकास हम जानते हैं माँ गर्भधारण से ही विकास जो है वो शुरू हो जाता है और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका विकास चलता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर क्या होगा वो हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक। नेक्स्ट है बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या भावनात्मक व्यवहार। तो ये आपकी मनोगतिक प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9496369356 इस नंबर पर। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, कवर करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए नमस्कार।